थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज, तो अगर मेरी आवाज चली जाए तो आप लोग बता दीजिएगा प्लीज। ओके, आप स्टार्ट कीजिए। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, गुड मॉर्निंग। आज से पहले जब हमने जिद्दू कृष्णमूर्ति के विषय में अध्ययन किया था, तो हमने शिक्षा के उद्देश्य, उनके शिक्षा के उद्देश्य तक चर्चाएं कर ली थी। हमने शिक्षा के उनके मूल उद्देश्यों की चर्चा की थी, शिक्षा के मूल उद्देश्य की चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य संपूर्ण मानव का विकास करना होना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य में वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि दोनों का समावेश होना चाहिए, और व्यक्ति मनुष्य हो वो शिक्षा के द्वारा इन दोनों प्रकार की समझ, इन दोनों प्रकार की बुद्धि के द्वारा उत्पन्न समझ में सामंजस्य बिठा करके उसे समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए। वही संपूर्ण मानव है। इनकी संपूर्ण मानव की संकल्पना जो है कई सारी चीजों को लेकर समन्वित रूप से लेकर के चलती है। जैसे इनका कहना है कि समन्वित मानव या संपूर्ण मानव ऐसा होना चाहिए जो चेतना युक्त हो, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति, संस्कृति, धर्म और क्षेत्रवादिता से ओतप्रोत न हो, किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाओं से उसका मन ओतप्रोत न हो। वह सभी को एक पारदर्शी रूप में देखे, समाज के सभी व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने वाला प्राणी होना चाहिए। घृणा और हिंसा और जैसी दुर्भावना से वो मुक्त हो। और आज के समाज में जैसे कि कई सारे मत फैले हुए हैं, कई सारे वाद फैले हुए हैं, तो उन मतों से, उन वादों से, मतलब इज्म से वो पूरी तरह से अलग होना चाहिए। व्यक्ति उसकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि हम समाज में जो लोग रोज रैलियां करते हैं, रोज कई सारे भाषण देते हैं, क्या उनमें से वे भाषण हमारे लिए कितने उत्तम हैं, कितने उत्तम नहीं है। वे शब्द जो उन पर्टिकुलर नेताओं के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बोले जा रहे हैं, वे कहाँ तक समाज के लिए लाभकारी है या समाज के लिए अलाभकारी है। इन सब की समझ जो है उस समन्वित व्यक्ति की कल्पना जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी करते हैं शिक्षा के द्वारा, इस सभी गुणों का उस व्यक्ति में समावेशन होना चाहिए। अब इस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि इन मूल उद्देश्य, ये जो मूल उद्देश्य शिक्षा के द्वारा बनाया गया है, इसकी पूर्ति के लिए हमें कई सारे सहायक उद्देश्यों की जरूरत पड़ेगी। इन सभी सहायक उद्देश्यों की सहायता से ही हम इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे शिक्षा के द्वारा। तो जय कृष्णमूर्ति जी अपने सहायक उद्देश्यों में पहला वर्णन करते हैं संवेदनशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिवनेस। इनका कहना था कि सभी व्यक्ति समाज के सभी व्यक्तियों को के अंदर संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति जी ने एक स्थान पर इस बात पर बहुत बल दिया है कि शिक्षा बच्चों को विभिन्न अनुशासनों का ज्ञान कराने के साथ साथ उन्हें संवेदनशील बनाए, यानी राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति शिक्षा ही एक ऐसा बीज है जिसका बीजारोपण करने से एक सभ्य समाज की, एक उन्नत समाज की और एक संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। यदि उनके उस समाज में रह रहे व्यक्तियों के अंदर इन प्रेम, दया, इस तरीके की भावनाओं का विकास है, तो वह समाज एक उन्नतशील समाज बन जाएगा। ये जय कृष्णमूर्ति जी की संकल्पना है। उन्होंने कहा है संवेदनशीलता बहुत ही व्यापक शब्द है। उनकी दृष्टि में बच्चों में प्रकृति और मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही सच्ची संवेदनशीलता है। ऐसी संवेदनशीलता में घृणा, द्वेष, क्रोध और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। बच्चे भय और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होंगे और तब समाज में युद्ध नहीं होंगे और हिंसा नहीं होगी। उनका ये कहना था कि यदि समाज के सभी व्यक्ति घृणा, द्वेष, हिंसा के स्थान पर प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण में रहेंगे, तो उनमें सामंजस्यपूर्ण व्यवहार अपने आप बढ़ जाएगा और युद्ध जैसी स्थितियां जो आज विश्व के कई सारे देशों के मध्य उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत जल्द उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें शिक्षा के द्वारा घटेंगी।
इन सभी का स्तर शिक्षा के द्वारा घटेगा, क्योंकि शिक्षा के सामने जो एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके सामने घृणा, द्वेष और हिंसा जैसी शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील है, प्रेम और प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण में रहने का आदी हो जाता है, तो वो कभी भी अपने समाज के लिए अहितकारी कार्य नहीं करता। दूसरा उद्देश्य है बुद्धि का विकास। जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि दोनों का विकास होना चाहिए, जिससे कि समय समय पर वह अपने परिस्थितियों के हिसाब से दोनों बुद्धि की तर्कणा पर अपने विचारों को कसकर निर्णय ले सके कि उसके लिए किस समय पर क्या करना उचित है। इसके इसके हिसाब से इन्होंने बुद्धि के विकास पर भी बल दिया है। आध्यात्मिकता का विकास, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का विकास तभी होगा जब आप अपनी आंतरिक सत्ता पर काबू पालेंगे, अपनी आंतरिक सत्ता को विशेष रूप से पहचान सकेंगे, तभी आध्यात्मिकता व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाती है, मानवता के प्रति प्रेम करना सिखाती है और भौतिक सुखों के लिए ये बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। ये सदैव आत्म शांति की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करती है। वैज्ञानिक विधि एवं आध्यात्मिकता में समन्वय, इनका कहना था कि मनुष्य की वैज्ञानिक बुद्धि और उसकी आध्यात्मिक चेतना दोनों का लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इनका ये मानते थे कि विज्ञान और तकनीकी सदैव रचनात्मक कार्य यानी समाज के कल्याणकारी कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जाने चाहिए। कभी भी समाज ऐसे कार्यों को प्रेरित नहीं कर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कभी भी ऐसे कार्य प्रेरित नहीं होने चाहिए जो समाज को, देश को और विश्व को नुकसान पहुंचा सके। और आध्यात्मिक चेतना से मतलब इनका मतलब था कि यदि लोगों के अंदर आध्यात्मिक भावनाएं, आध्यात्मिक विचार उनके मन में होंगे तो वे समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए और प्रकृति के कल्याण के लिए एक नई सोच विकसित कर सकेंगे। वो चाहे जो समय हो, चाहे पुराना समय हो, पुराने जमाने का समय हो, समय तो बदलते रहते हैं लेकिन मनुष्य के विचार जो है प्रकृति के लिए नहीं बदलने चाहिए, उनका ये भी कहना था। व्यवसायिक प्रशिक्षण, हालांकि व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात करें तो जय कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा के संप्रत्यय की एक लाइन है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मनुष्य जो है, आज की शिक्षा क्या है, केवल रोजी रोटी कमाने के योग्य मनुष्य को बनाती है। इन्होंने एक तरफ ये भी कथन कहा है और दूसरी तरफ ये व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात कर रहे हैं। तो जय कृष्णमूर्ति जी कभी भी मतलब ये नहीं था कि वे सिर्फ दार्शनिक बातें ही करते थे, वो व्यवहारिक बातें भी करते थे। उनका मानना था कि भाई जीविका चलाने के लिए व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा, तो और उस व्यवसाय के लिए किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को प्रशिक्षित भी होना पड़ेगा। इनका मानना यह था कि शिक्षा व्यवसाय परक भी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए व्यवसाय नहीं करना पड़ेगा, उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय भी करने पड़ेंगे, लेकिन उनका मानना था कि व्यवसाय जो भी व्यक्ति करे वो उसकी स्वेच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए और उस पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए उसको एक उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो उस व्यवसाय को एक सर्वोत्तम सीमा तक लेकर जाए अपने जीवन में। इस तरीके की संकल्पना करते हैं ये। नई संस्कृति का निर्माण, इनका कहना था कि कई सारे देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में भ्रमण करने के बाद इन्होंने देखा कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं और कुछ संस्कृतियां उनमें से संकीर्ण विचारधाराओं की हैं और कुछ संस्कृतियां जो हैं, कुछ देशों की संस्कृतियां हैं, वे उनकी व्यापक विचारधारा है। इन्होंने कंपैरिजन करने पर पाया कि जो संकीर्ण दृष्टिकोण वाली संस्कृतियां हैं, जो जिनमें कई सारे रूल्स, कई सारे रेगुलेशंस हैं जो मानव को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधक बनती हैं, वे उन संस्कृतियों का विकास काल जो है वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलता और जो व्यापक रूप से संस्कृतियां कार्य करती हैं वे सभी आज
अपने विकास अपने अपने आप को विकसित कर चुकी हैं। आज उन्हीं का पालन दूसरे देश भी, दूसरे समाज भी देख करके करते हैं। तो इनका कहना था कि नई संस्कृतियों का निर्माण होना चाहिए और पुरानी संस्कृतियों को, परंपरागत संस्कृतियों को छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। उनका कहना था आज ऐसी संस्कृति एवं मूल्यों की आवश्यकता है जो पूर्वाग्रहों एवं पूर्ण धारणाओं से मुक्त हो और मानव कल्याण के के ओर की ओर उन्मुख हो। उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ऐसी शक्ति और अंतर चेतना का विकास करना होना चाहिए जो मनुष्य में ऐसी चेतना विकसित करे कि वे पूर्वाग्रहों के विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक खड़े हो सके। हम देखते हैं कि आज कई सारी ऐसी हमारे हमारे यहाँ भी रीति रिवाज हैं हम सबके भी, जो समाज में व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं, जिनको करने से व्यक्ति दुखी होता है या फिर उसे उसे मन की शांति नहीं मिलती, मजबूरी वश वो करता है। शिक्षित होने के बावजूद भी उसे ये सारे कार्य करने पड़ते हैं, रीति रिवाज संस्कृतियों को निभाना पड़ता है। तो उनका मानना था कि यदि हम शिक्षित हैं, हमने शिक्षा प्राप्त कर ली है और हमारे संज्ञान में हमको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस हो रही हैं, जो हमारी संस्कृतियां प्रचलित हैं या फिर जो रीति रिवाज प्रचलित है, हमको लग रहा है कि ये सारे गलत है, तो हम उनको समय के अनुसार उनको चेंज करते रहे, समय के अनुसार उन संस्कृतियों को परिवर्तित करते रहे और नई संस्कृतियों का निर्माण करते रहे। इनका कहना था कि नई संस्कृति एवं नए मूल्यों का निर्माण करने से क्या होगा, एकीकृत मानव का निर्माण होगा। एक ऐसे मानव का निर्माण होगा जो जीवन को समग्र रूप में इस प्रकार जिए कि संसार भर के मनुष्य सुख शांति से रह सके। तो नई संस्कृतियों के निर्माण से यदि समाज समाज में एक नई सोच का सूत्रपात होता है, तो समाज में नई संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। व्यक्तियों को परंपरागत संस्कृतियों को हटाना चाहिए, जिससे कि समाज में रह रहे व्यक्तियों को सुलभता महसूस हो। समाज में रह रहे व्यक्तियों को उन संस्कृतियों को करने से, उन रीति रिवाजों को निभाने से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अब शिक्षा के सहायक उद्देश्यों से के बाद कृष्णमूर्ति जी शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं। इनका मानना था कि शिक्षण ऐसा अनुभव है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही के अनुभव शामिल होते हैं। इनका कहना था कि शिक्षण के दौरान शिक्षक भी सक्रिय रहता है और शिक्षार्थी भी सक्रिय रहता है और दोनों एक साथ रहकर अलग अलग अनुभवों की प्राप्ति करते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षण चाहे जिस विधि से किया जाए, वह उसमें ध्यान, श्रवण और भय मुक्त वातावरण का बड़ा महत्व है। इनका कहना था कि बालक को ऐसी शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए जिसमें श्रवण, मतलब उसके अंदर जो सुनने की आदत है वो उसकी सर्वोत्तम सीमा होनी चाहिए। उसका ध्यान जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक पर ही होना चाहिए, विषय पर ही होना चाहिए। उसको एक एकाग्रता की अनुभूति शिक्षक के द्वारा ही कराई जानी चाहिए। एकाग्रता कैसे आती है, ये सभी शिक्षक और शिक्षक के द्वारा प्रयोग की गई शिक्षण विधियों के द्वारा बालक के अंदर विकसित की जा सकती है। बेसिकली उन्होंने स्वयं से करके सीखने पर बल दिया है और स्वाध्याय के द्वारा सीखने पर बल दिया है। जय कृष्णमूर्ति जी शिक्षण की इन दोनों विधियों के प्रेषक थे। उनके अनुसार पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? जय कृष्णमूर्ति जी के अनुसार की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। मूल उद्देश्य अर्थात शिक्षा के मूल उद्देश्य अर्थात संपूर्ण मानव का विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य संपूर्ण मानव का विकास है। उन्होंने कहा कि मौलिक ज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु विज्ञान और तकनीकी जीवन यापन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक परीक्षण और सौंदर्य बोध एवं सृजनात्मकता के विकास के लिए कला, साहित्य और संगीत, कविता इत्यादि को पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए। इनका कहना था कि यदि बालक को हमें सृजनशील बनाना है, बालक में नए विचारों का संचार करना है और सौंदर्य का बोध कराना है, यानी उसके अंदर एस्थेटिक सेंस की बात की इन्होंने कि यदि बालक के अंदर एस्थेटिक सेंस, प्रकृति के प्रति हमें लाना है, सौंदर्य बोध लाना है, तो उसके लिए हमें पाठ्यचर्या में उसे कला और संगीत, कविताओं इत्यादि से
परिचित कराना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा है कि उसके पाठ्यचर्या में साहित्य भी होना चाहिए। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के लिए, इन्होंने कहा जीवन यापन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। व्यवसाय व्यक्ति करेगा तो वो जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से कर सकता है, तो इसके लिए इन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की है। जी कृष्णमूर्ति जी ने अपनी पाठ्यचर्या जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, उसके निम्नलिखित जो आपकी स्लाइड में दिखाया जा रहा है, ये गुण हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या उद्देश्य उन्मुख पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इनका कहना है कि पाठ्यक्रम जो होता है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यदि पाठ्यचर्या जो होगी निरुद्देश्य होगी तो उसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होगा। बच्चों के लिए वही विषय सामग्री उपयुक्त होती है जिससे उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है। इनका कहना था उद्देश्य उन्मुख पाठ्यचर्या बच्चों के जीवन जीवन स्तर को और सुधारेगी। बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की जो सोच होगी उसको और डेवलप करेगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि स्तर के अनुसार उनके पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए। इनकी पाठ्यचर्या का दूसरा गुण है अधिगम और उपयोगिता। इनका कहना था कि पाठ्यचर्या बनाते वक्त जो विशेषज्ञ हैं उनको अधिगम और उपयोगिता का, पाठ्यचर्या की अधिगम और उपयोगिता का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका कहना है पाठ्यक्रम अधिगम में सहायक और भावी जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसकी योजना ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली हो। उन्होंने पाठ्यक्रम में लिखने पर बहुत बल दिया है। उनका कहना था कि बच्चों को जो चीज पढ़ाई जाए उसको लिखवाया भी जाए। वो शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से और किस विधि का प्रयोग करके बच्चों को लिखने के लिए, अपने विचारों को खुद स्वयं कागज पर लिखने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है नैतिक गुणों की शिक्षा। इनका जय कृष्णमूर्ति जी का मानना था कि पाठ्यक्रम को बच्चों में नैतिक गुणों का विकास करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चों के अंदर नैतिक मोरालिटी का गुण विकसित हो। इनका कहना था कि आज के युग में टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन नैतिक गुणों का विकास बहुत आवश्यक है। शिक्षा मन को संबंधित करे, इसके लिए नैतिक गुणों की शिक्षा आवश्यक है। इनका कहना है कि यदि बालक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा है तभी भी उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा, तो वह ये समझ सकेगा, उसके अंदर ये समझ विकसित हो सकेगी कि जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी का वह प्रयोग कर रहा है या जिस कार्य के लिए वह प्रयोग कर रहा है वह कार्य सही है या नहीं। जैसे कि आज कई बार देखा जाता है कई सारे आतंकी संगठन है जिनके अंदर में कई सारे छोटे छोटे बच्चों को वो लोग प्रशिक्षित कर देते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं और पढ़े लिखे बच्चों, यहाँ तक कि वो लोग शिक्षित होते हैं, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर रहे होते हैं और उनको ले जाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करके उनसे उन्हीं के टेक्नोलॉजी में सीखी गई चीजों को बम जैसे चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यदि उन बच्चों के अंदर भी नैतिक गुणों का विकास होगा, उनके स्वयं का विकास होगा, उनके स्व सोच का विकास होगा, तो वो क्या करेंगे, वे सही और गलत के बीच में फर्क कर लेंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन उन्हें गलत शिक्षा दे रहा है और कौन सही शिक्षा दे रहा है, उनके लिए कौन सा मार्ग सही है। इस बात को वो निर्धारित कर सकेंगे वो स्वयं से। क्रियाशीलता का विकास। इनका कहना है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्रियाशीलता का विकास करे। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान प्राप्त कराना ही नहीं है, वरन उनको ये भी समझाना है कि शिक्षा ही जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि वृक्षों के प्रति, पर्वतों के प्रति, सौंदर्य के प्रति संवेदनशील होना भी आवश्यक है। इनका कहना है कि पाठ्यक्रम के द्वारा हम बच्चों को क्रियाशील बना सकते हैं। क्रियाशील का मतलब है प्रकृति के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति दया भाव रखना चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। ये बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। आज कई सारे स्कूल्स में ऐसे ये सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं कि बच्चों के अंदर हाइजीन के प्रति जो एक्टिविटीज हैं वो अभी से बच्चों में डेवलप करी जा रही है। वो जानते हैं कि उन्हें खा करके रैपर, जो चिप्स वगैरह खा करके रैपर कहाँ फेंकने हैं, उनके अंदर आज इन बच्चों के अंदर ये संज्ञान डेवलप हो चुका है। तो इस तरीके से यदि पाठ्यचर्या बनाएंगे, और ये डेवलप हुआ है सिर्फ पाठ्यचर्या स्कूल
और उनकी एजुकेशन उनके टीचर्स के द्वारा। यदि इस तरीके की उन्होंने इसी तरीके की समाज की संकल्पना की थी कि हमारी शिक्षा के द्वारा इस तरीके के समाज का निर्माण हो। और इनका सबसे लास्ट जो गुण बताते हैं पाठ्यचर्या का, वो बताते हैं कि संपूर्ण पाठ्यचर्या है या संतुलित पाठ्यचर्या। यदु कृष्णमूर्ति जी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण मनुष्य का विकास करे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक संतुलित पाठ्यक्रम होना चाहिए। संतुलित पाठ्यक्रम में विज्ञान, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है, तो उसके साथ-साथ विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत और कविताओं की भी पढ़ाई उसको करानी चाहिए। कविताओं आदि का अध्ययन भी उसको कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर एक संपूर्ण मनुष्य की जो गुण होते हैं, वो डेवलप हो पाएंगे। यदु कृष्णमूर्ति जी आगे बढ़ते हैं और उन्होंने शिक्षा के क्रम में शिक्षा अपने शैक्षिक दर्शन में अनुशासन एवं शिक्षक की बात की है। यदु कृष्णमूर्ति जी के अनुसार अनुशासन क्या है? जय कृष्णमूर्ति जी बच्चों को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होने की बात करते हैं। अब देखिए, अनुशासन में यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है। जय कृष्णमूर्ति जी आत्मानुशासन के परंपरागत सिद्धांतों को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बच्चों को डांट के क्लास में बैठाना, ये भय मुक्त वातावरण शिक्षकों के द्वारा निर्मित करना, ये सारी चीजें अनुशासन की परिभाषा नहीं व्यक्त करती। ये अनुशासन नहीं है। उनके अनुसार कहना था अनुशासन तथ्य और ईश्वर को पहचानने में बाधक है। उनका कहना था कि यदि ऐसा अनुशासन शिक्षक अपने विद्यालय में क्रिएट करता है, तो किसी भी तथ्य को, ज्ञान को अर्जित करने में और ईश्वर को, विशेषकर ईश्वर को पहचानने में इस प्रकार का अनुशासन बाधक बनता है। उनकी दृष्टि में बच्चों को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में विशेष भेद करके बताया है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है। स्वच्छंदता से तो अव्यवस्था फैलती है। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना है। इनका कहना है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो वर्ड्स हैं जिनमें बहुत ही माइनर सा अंतर है। अगर लिखने जाएं तो बहुत माइनर सा अंतर है और बोले तो लगभग सेम लगते हैं। यदि फ्लो में बोल जाए तो सेम लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ दोनों के बहुत अलग हैं। इनका कहना था स्वच्छंदता का मतलब होता है कि व्यक्ति अनुशासन से बाहर हो जाएगा। यानी स्वच्छंदता का मतलब स्वच्छंदता ऐसी होती है जो दूसरों की स्वतंत्रता को भी बाधित करती है, यानी अव्यवस्था लाती है। जब दूसरों की स्वतंत्रताएं बाधित होंगी तो वहां पर अव्यवस्था फैलेगी। इनका कहना था कि स्वतंत्रता जो है दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। पर ऐसी इनका कहना था कि यदि हम बच्चों के अंदर विद्यालय में रखकर बच्चों को ऐसे अनुशासन से प्रेरित करेंगे कि वो स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्व अनुशासन की ऐसी भावना होगी कि वह दूसरे के स्वतंत्रता को बाधित किए बिना अपने कार्य का संपादन कर सकेंगे। यदि हम ऐसी सोच डेवलप करने में सफल हो जाते हैं तो वह सच्चा अनुशासन है। यदु कृष्णमूर्ति जी के अनुसार अनुशासन की यह परिभाषा है। उनका कहना है स्वतंत्रता में दूसरों के प्रति नम्रता, विवेकशीलता और परिवेश के प्रति सजगता होना आवश्यक है। इसकी दृष्टि में वास्तविक रूप में स्वतंत्र वह व्यक्ति है जो विचारों के साथ साथ लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और निर्दयता जैसे दोषों से मुक्त हो, वही स्वतंत्र है। इनका कहना यह था। इनका कहना था कि यदि किसी बच्चे को हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से स्कूल में रखकर अनुशासित होने का प्रयास करते हैं कि वह कहीं और भी जाता है, स्कूल के बाद यदि कहीं किसी फंक्शन में जाता है अपने परिवार के साथ, किसी शादी ब्याह में जाता है, तो यदि उसी रूम में कई सारे रिश्तेदार बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और उसी साइड में बच्चे भी खेल रहे होते हैं, तो वह बच्चा जो स्व अनुशासित है, वह बच्चा इतने धीरे आवाज करेगा कि उसके बड़ों की जो बातें हैं वह बाधित ना हो। तो यह स्व अनुशासन है।
स्कूल के अंदर ही रहकर बच्चों पे भय मुक्त वातावरण माहौल बनाना वही अनुशासन नहीं होता है। यदि बच्चा समाज में जाकर के भी उसी अनुशासन का पालन कर रहा है तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के अनुसार वही सच्चा अनुशासन है। अब ये शिक्षक की बात करते हैं। इनके अनुसार शिक्षक को सही रूप में एकीकृत मानव होना चाहिए, उसको धैर्यपूर्ण होना चाहिए। इनकी दृष्टि में बालकों के साथ शिक्षक का व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का कार्य छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करना होना चाहिए, उसे अपनी ओर से बताना नहीं। इनकी दृष्टि में अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों का प्रेम व विश्वास जीत लेता है। इनका कहने का मतलब है, अगर समझने के रूप में एक वाक्य में बात कहें, कि ये शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के लिए समझते हैं। इनका कहना है कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ इतनी है कि बच्चों का मार्गदर्शन करे, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे और उनको समय समय पर निर्देशित करता रहे कि उन्हें आगे क्या करना है पाठ्यक्रम में, चाहे जीवन के मूल्यों को समझाने में। सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका इन्होंने शिक्षक के लिए कही है। अब जिद्दू जी कृष्णमूर्ति जी के अनुसार विद्यालय कैसे होने चाहिए। इन्होंने विद्यालय के कई सारी विशेषताएं बताई हैं। उनका कहना है कि विद्यालय में कई सारे जो स्लाइड में दिए हुए हैं वे सारे गुण होने चाहिए। इन्होंने अपने एक फाउंडेशन का निर्माण किया था, जिसमें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जे कृष्णमूर्ति जी के फाउंडेशन ने कई सारे विद्यालयों की स्थापना की है स्वयं, और कई सारे विद्यालय भारत में हैं और फॉरेन में भी है, क्योंकि ये विदेशों से काफी ज्यादा पाश्चात्य शैली से भी काफी प्रभावित हुए रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये विद्यालयों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। ये विद्यालयों में शांत वातावरण को स्थापित करने पर बल देते हैं। इनका कहना था कि विद्यालय का वातावरण कम शांत होना चाहिए, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर होना चाहिए। इनका कहना है कि छात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि इन्होंने विद्यालय के छोटे स्वरूप की संकल्पना की थी। इनका कहना था कि यदि विद्यालय छोटे होंगे, यानी छात्रों की संख्या वहां पर कम होगी, तो शिक्षक प्रत्येक छात्र के पास इंडिविजुअल उसका ध्यान रख पाएगा, उसकी लर्निंग प्रोसेस को समझ पाएगा, अधिगम प्रक्रिया को समझ पाएगा। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि small school is more focuses in child development. He was said that real education may be given only through a small school where the teacher can give more attention to each and every student. इन्होंने इंग्लिश में इनकी पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। इन्होंने लिखा, इनकी पुस्तक का नाम था लेट अस टू स्कूल। उस पुस्तक में ये वाक्यांश लिखा हुआ है इन्होंने कि स्कूल हमेशा छोटे होने चाहिए, जिससे कि बच्चों का विकास निरंतर उत्तरोत्तर चलता रहता है। क्योंकि एजुकेशन का रियल मोटिव क्या है? एजुकेशन का रियल मोटिव है कि बच्चों का समन्वित विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, और वह तभी संभव है जब एक कक्षा में कम बच्चे होंगे। तब जो टीचर होगा वो प्रत्येक बच्चे पर प्रॉपर अटेंशन दे सकता है, प्रत्येक बच्चे को एक एक करके उसे सिखा सकता है, उसकी कमियों को जान सकता है। आज समाज में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर्स को अपने क्लास के संपूर्ण बच्चों का नाम तक नहीं याद रहता है। तो इस तरीके की जो बातें होती है वे यदि छात्रों की संख्या कम होगी तो इस तरीके की बातें नहीं होंगी और शिक्षक पूरी तरह से बच्चों पर ध्यान दे पाएगा। उनका कहना था, वे बड़े स्कूलों की जो है बहुत आलोचना करते थे। इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, अ बिग स्कूल विथ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन इज जस्ट लाइक बिग इंडस्ट्री, बिग ऑफिस और बिग बैंक दैट एम complementing certain routine work in a mechanical manner। उनका कहना था कि जो बिग स्कूल है, जो बड़े स्कूल्स हैं और बड़े स्कूल्स हैं तो उनके पास थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस होंगे, मतलब हजारों बच्चे पढ़ रहे होंगे। वे स्कूल नहीं है, वे एक बड़ा उद्योग है या फिर एक बड़ा ऑफिस है, या फिर उसे हम एक अपने कार्यों को निपटाते हैं, बस अपनी
डेली रूटीन्स को पूरा करते हैं, वे शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं पूरा कर सकते। इनका बड़े स्कूलों के प्रति यह दृष्टिकोण था। ये कहते थे कि स्कूलों में शिक्षक परिषद का निर्माण होना चाहिए, जिसमें शिक्षक आपस में बैठकर सिर्फ बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए अधिगम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए ही बात करें। छात्र परिषद होना चाहिए, जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे समूह बना करके और उसमें एक साथ रहकर टीम वर्क करने की उनके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। इस तरीके से यदि छात्र परिषद होगा तो वहाँ पर कोई लीडरशिप करने के लिए आगे आएगा, कोई बच्चा मैनेज करने के लिए आगे आएगा उस छात्र परिषद को। तो इस तरीके से बच्चों में अलग अलग प्रकार के नेतृत्व के गुण विकसित होंगे, प्रबंधन के गुण विकसित होंगे। इनका विद्यालय की संकल्पना जो थी उनकी ये थी। इनका कहना था भयमुक्त वातावरण और भयमुक्त अनुशासन के पक्ष में तो ये सदैव रहते हैं। इन्होंने अपनी शिक्षण विधियों में और अनुशासन में भी यही बोला है कि सदैव भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। कभी भी बच्चों को डांट कर शिक्षकों को नहीं पढ़ाना चाहिए। छात्र सदैव प्रेम पूर्वक चीजों को जल्दी ग्रहण करते हैं, चीजों को जल्दी सीखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने विद्यालय की संकल्पना अपनी की है। अब इसके उपरांत यदि हम इनके विद्यालयों को देखें तो जैसे कि ऋषि वैली स्कूल इनके जो फाउंडेशन के द्वारा विकसित कई सारे स्कूल्स में एक बहुत फेमस स्कूल है। वह यह चिन्नूर जिले में है, आंध्र प्रदेश के चिन्नूर जिले में स्थित है। ऋषि वैली स्कूल की संकल्पना जो इन्होंने अभी स्कूल की सारी स्ट्रक्चर बताई है कि ये गुण स्कूल्स में होने चाहिए, वो सभी उस ऋषि वैली स्कूल में निहित है। उसका ही मैं अवलोकन कर पाई ऑनलाइन थ्रू, मतलब गूगल के थ्रू। तो उसमें जब जिद्दू कृष्णमूर्ति जीवित थे उनके द्वारा यह स्थापित किया गया, तब तक तो वो बहुत अच्छे से क्रियान्वित किया जा रहा था। लेकिन आज उसकी कंडीशन वैसी ही है जैसे अन्य स्कूल है, जिसकी संकल्पना कभी भी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने नहीं की थी। तो ऋषि वाले स्कूल का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि जब तक वे जीवित रहे तब तक उसने उनकी विचारधाराओं को फॉलो किया, लेकिन आज वो जीवित नहीं है हमारे बीच, तो उन्होंने अपनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको बदल दिया। शिक्षण की प्रक्रिया उद्देश्यों को अपने अनुसार उन्होंने बदल दिया। तो इस तरीके से ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं इनके कई सारे विचारों में। जे कृष्णमूर्ति जी के अनुसार इन्होंने शिक्षा के अन्य पक्षों पर भी बात की है, जैसे जन शिक्षा इन्होंने जन शिक्षा के लिए कुछ विशेष रूप से नहीं कहा है, लेकिन हालांकि इनके विचारों में कल्याणकारी समाज की कल्पना मिलती है। ये चाहते हैं कि एक कल्याणकारी समाज का निर्माण हो, तो वह बिना जन शिक्षा संभव ही नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली यदि इनके को अच्छे से पढ़ें और करें तो उसमें पता चलता है कि ये जन शिक्षा समर्थक थे। स्त्री शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति के विचारों में स्त्री शिक्षा के लिए कोई विशेष बात नहीं कही गई है। क्यों नहीं कही गई है? क्योंकि ये कभी भेदभाव ही नहीं करते थे। इनके विचारों में यदि पढ़ा जाए साहित्य तो कभी स्त्री और पुरुष, जाति पाति और धर्म के बारे में कभी कोई बात ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ मानव की बात की है। इन्होंने कभी भी किसी को बांट के बात नहीं की कि वो ऐसा हो वो ऐसा। इन्होंने सिर्फ व्यक्ति को कल्याणकारी बनने की बात करी है, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। इन्होंने मतलब एकीकृत रूप से बोला है कि जिनके द्वारा अच्छे मूल्य हैं उनको फॉलो करना चाहिए सभी को। तीसरी बात है कि व्यवसायिक शिक्षा की ये बात करते हैं। इनका था कि ये व्यक्ति को अपनी उपार्जन करनी है, तो उसके लिए उचित उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो शिक्षण व्यवसाय को उन्नत करने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। बिना एक व्यक्ति को किस प्रकार के व्यवसाय को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इनका कहना था कि प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो आपत्ति उस व्यवसाय के तरह वो नहीं कर सकेगा, जिससे कि वो आर्थिक रूप से कभी सफल नहीं बन पाएगा। और इनके द्वारा जो अन्य शिक्षा के अन्य पक्ष हैं, धार्मिक और नैतिक, इनका कहना था कि
किसी भी धर्म में पूर्ण नियमों के पालन को ही धार्मिक शिक्षा नहीं मानते थे। इनका कहना था कि धर्म के द्वारा बनाई गई जो शिक्षाएं हैं वह कई सारी शिक्षाएं ऐसी हैं जो मनुष्य को असमंजस में डालती है कि क्या ये करने से हमारा हित होगा अहित होगा। तो ऐसी शिक्षाओं को ये बिल्कुल नहीं मानते थे। ये ऐसी धार्मिक शिक्षाओं पर बल देते थे। ऐसा नहीं था कि ये ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर को जो मानते हैं वो और ईश्वर के लिए जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो धार्मिक शिक्षाएं हुई। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर ऐसी आध्यात्मिक भावना का ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए जो बच्चों में दूसरे व्यक्तियों के विषय में समझ विकसित करे, वस्तुओं और प्रकृति के विषय में समझ विकसित करे, बौद्धिक स्वतंत्रता दे। यानी कि ये कहते, इनका मानना था कि धार्मिक जो भी शिक्षाएं अलग अलग धर्मों में व्याप्त हैं वे व्यक्ति को बौद्धिक रूप से बांध देती है अपने नियमों में। तो इनका कहना था कि उस तरीके की कोई भी शिक्षा यहाँ पर नहीं लागू होनी चाहिए। उनका कहना था कि बौद्धिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति को बनाया जाए जिससे कि वह उत्तम विकास की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंच सके। उन्हें अनुशासन के परंपरागत सिद्धांतों और बंधनों से मुक्त करे। इनका कहना था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो अनुशासन के परंपरागत सिद्धांत और जो बंधन है उनसे मुक्त किया जाए व्यक्ति को। अब इसी के साथ ही इनके शैक्षिक दर्शन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और इनके इनके शैक्षिक दर्शन का मूल्यांकन करते हैं। वैसे तो एक मिनट जय कृष्णमूर्ति जैसे नंदिनी। आवाज आ रही है सर? हाँ यस ओके सर। ओके ओके। आप स्लाइड जो बैक शैक्षिक चिंतन है उसकी स्लाइड पलटिएगा स्टार्ट से। अच्छा सर। हाँ, जहाँ से शैक्षिक चिंतन स्टार्ट हुआ है मीन्स संप्रत्यय उद्देश्य से। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। हाँ ओके, आप पलटते जाइएगा। एक मिनट सर, और थोड़ा सा शो कर दीजिए ना स्लाइड। हाँ हाँ सर। हो रहा नेक्स्ट है सर कीजिए। फोन हैंग हो रहा है, एक मिनट। ओके चलो ये ओपन करते हैं। ये नेक्स्ट आप बताइएगा इनमें से कौन प्रेजेंटेशन करेगा नेक्स्ट टॉपिक से। सर मैं करूंगी, स्वाति शर्मा। हाँ स्वाति, आपका तो बहुत पहले नंबर था। ठीक है सर आप। था तुम। हाँ सर मैं ही करूंगी। हाँ ओके ओके, नेक्स्ट कर दीजिएगा आप अपना। ओके सर। ओके ओके। सर मंडे से करें हम? मंडे से अभी ये देखते हैं, मंडे कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये टॉपिक मूल्यांकन करना है और चीज़ें हैं। हाँ ओके सर। मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा ओके सर। हाँ ओके। टाइप कर दिया। हाँ ओके, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ओके। आपने शिक्षार्थी के विषय में कुछ जानकारी दी थी? सर शिक्षार्थी के विषय में समन्वित रूप से इसी में बोल रहा था विद्यालय में। हाँ नहीं, पर्टिकुलर अगर आप एक समझ में ऐड करूंगी। ठीक ठीक ठीक, पर्टिकुलर एक हेडिंग भी होनी चाहिए क्योंकि सभी इसमें जो भी शैक्षिक चिंतन होता है हर एक के बारे में
जानकारी अलग से होनी चाहिए, सबके लिए पॉइंट्स अलग से होने चाहिए, इंक्लूड मत कीजिए जिससे, ठीक है। तो शिक्षार्थी की भी हेडिंग एक होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब हम मूल्यांकन के बारे विषय में, ऐड ऑन कर दूं? हाँ अब आप मूल्यांकन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अभी मोदी जी समय, के सेक्शन हाँ, इनका मूल्यांकन अगर करने जाए तो मोदी जी के अनुसार हमारी वर्तमान शिक्षा सड़ी हुई है, क्योंकि वह हमें केवल सफलता से प्रेम करना सिखाती है, उस कार्य से नहीं जो हम कर रहे हैं। हमारे लिए परिणाम कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इनका ये कहना है वर्तमान शिक्षा के बारे में। यदि हम इनके शैक्षिक मूल्यांकन करें तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि शिक्षा सदैव व्यक्ति को आत्मज्ञान कराने के लिए, आत्मशोध करने के लिए और आत्मसंयम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये जिस आत्मशोध और जिस आत्मज्ञान की बात करते हैं वह सभी व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने अंतःकरण पर जब उसे अपने अंतःकरण का पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। इन्होंने अंतःकरण के विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे मन, अहंकार और बुद्धि। ये बेसिक तत्व है, और भी बहुत सारे तत्व हैं जिन पर व्यक्ति को नियंत्रण करना होगा और उसका ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करना, अंतःकरण का ज्ञान प्राप्त करना भी आसान बात है। इसके लिए उम्र लग जाती है, प्राप्त करने में ध्यान के द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कई सारी विधियां भी होती हैं। तो जय कृष्णमूर्ति जी का जो ये आत्मशोध और आत्मज्ञान की जो परिभाषा इन्होंने व्यक्तियों के लिए बोली है वह ठीक तो है, एक सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ये बहुत कठिन कार्य है, जिसके लिए जो शिक्षक भी होंगे वो उनको उत्कृष्ट रूप से व्यक्ति को, छात्र को इस तरीके से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और ये आसान कार्य नहीं है, ध्यान करना कोई आसान कार्य नहीं है, वो एक बहुत कठिन कार्य है। इसकी एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है जिसके ऊपर से गुजरना पड़ता है, और तब व्यक्ति को आत्म चेतना और आत्मज्ञान, आत्मबोध होता है। तो इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति जी ने जो ये बोला है तो ये व्यवहारिक रूप से थोड़ा कम संभव समझ में आता है। और इन्होंने पाठ्यचर्या के बारे में जो बोला है वो सही है। इन्होंने कई सारी चीजें बताई, जैसे इन्होंने एक जगह ये एकीकृत मानों की बात करते हैं और एक जगह ये समन्वित मानों की बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो है इनके शैक्षिक दर्शन पर सवाल खड़े करती हैं। और इन सब का मतलब इन्होंने कई सारी ऐसी बातें कई सारी कही है जो अलग अलग कई सारे समाजों में संभव ही नहीं हो सकती। ये ऐसा कह सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति जी जो थे ये हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे, तो इनके जीवन की जब शुरुआत होती है तो वहां से इनके घर के संस्कार पढ़ते हैं, फिर ये एनी बेसेंट जी के प्रभाव में आते हैं, और फिर एनी बेसेंट जी के विचारों से ये इनके विचारों का सम्मेलन होता है, और फिर ये इंग्लैंड भेज दिए जाते हैं, जिससे इनके जीवन में इनके विचारों पर पाश्चात्य संस्कृति का भी विस्तृत रूप से प्रभाव पड़ जाता है। तो इनके विचार जो है एक दूसरे में एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में मिले हुए हैं, और इनके विचारों में काफी मतलब उलझापन समझ में आता है। तो इस प्रकार से मैं शैक्षिक मूल्यांकन को यहीं पे समाप्त करूंगी। ठीक है। कृष्णमूर्ति जी के टॉपिक तो यहीं से खत्म होता है, और इससे जो है आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों मंडे को क्वेश्चंस और जो भी चीज़ें आप लोग बताना है, फीडबैक है, ये मंडे को होगा, और उसके बाद में आप लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे, जितनी देर भी होगा 10-20 मिनट, उसके बाद में नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सर रेफरेंस की स्लाइड खुली हुई है, देख हाँ लीजिए। ओके, देख रहे हैं, रेफरेंस आप लोग देख लीजिए, जो भी इसमें गलत हो आप बता इनमें सकते। से पहले दो रेफरेंसेस जो है वो बुक के हैं, और तीसरा रेफरेंस एक जनरल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस रिव्यू। ओके। इसमें नहीं डाला है मैंने। किसमें?
एडिशन बुक में एडिशन नहीं डाला हुआ है। बुक में एडिशन नहीं डाला हुआ है। अच्छा ठीक है, डाल दूंगी। वैसे एडिशन उसमें मेंशन नहीं था इसलिए नहीं डाला गया हाँ है। जिसमें मेंशन नहीं है वो मत फिल कीजिए। हाँ हाँ और लास्ट में उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। ठीक ठीक नहीं, अगर इसमें हो तो डाल सकते हो ना। नहीं पेज यार इसमें नहीं है। पेज के बाद में आप स्टॉप कीजिए यहाँ पर जो सर कौन सी स्लाइड? जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड में जो पेज नंबर दिएंगे उसके बाद में आप वहाँ पे स्टॉप कीजिए, फुल स्टॉप लगाइए। ओके सर। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। और आप लोग फीडबैक और क्वेश्चन आंसर रेडी रखिएगा और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन भी रेडी रखिएगा। ओके थैंक यू सर। ओके ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू सर। नंदिनी मैम थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग दूसरी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ जो लोग ओके सर थैंक यू। यस सर। एक बात सुन लीजिए, जो लोग बीच में मैसेज कर रहे हैं क्लास के समय, आप मैसेज मत किया करो। उस क्लास के समय मत किया करो, क्लास के बाद किया करो। क्योंकि उसमें जो रिकॉर्ड होता है उसमें आप लोगों का नंबर शो हो जाएगा, नंबर शो होता है ना। और ऐसे एडिटिंग आती नहीं कि उस नंबर को हम मिटा दें। क्लास के बाद आप मैसेज कर सकते हो। ओके ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके यस सर, अमित बोल रहे हैं सर। मेरी सर मेरी लगा दी घंटी। हाँ अर्चना आप ही के सर लिए। मेरी अटेंडेंस नहीं। अर्चना मिश्रा सर। हाँ खासकर आपके लिए मैसेज हमारी क्लास के बाद किया करो। अरे अर्चना भी बहुत परेशान है। ओके सर। हम्म, सर अमित की अटेंडेंस। हाँ की नहीं लगी। अटेंडेंस हो गई। हम वेरीफाई कर लेते हैं ना, बीच में चेक कर लेते हैं। यस सर थैंक यू। ओके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो दूसरी। सर